तो केंद्र में नोएडा है, यानी यूपी की प्राथमिकता इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर है, जिससे विकास की रफ्तार लगातार आगे बढ़े और प्रदेश खुशहाली की ओर लगातार बढ़े। विनोद शर्मा जी, विपिन शर्मा जी और रेखा शर्मा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। विनोद शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी हम सीएम योगी को सुन रहे थे। 70 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया ग्रेटर नोएडा में, और ये कोई पहला उनका वो दौरा नहीं है या संबोधन नहीं है या फिर लोकार्पण नहीं है। इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी सरकार की प्राथमिकता में है, और जैसा कि जिक्र भी सीएम ने कहा कि ग्रेटर नोएडा या नोएडा कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हब बन गया है, यहाँ पर लोग निवेश करना चाहते हैं। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं, चाहे वो फिल्म सिटी हो या फिर जेवर एयरपोर्ट हो या फिर तमाम तरह की चीजें जो लगातार वहां पर लोकार्पित हो रही हैं, जिससे विकास की रफ्तार और तेजी के साथ बढ़ रही है। आप कैसे देखते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा को यूपी के केंद्र में और केंद्र से मिल रहे सहयोग से? देखिए, किसी भी इंडस्ट्रियल शहर का डेवलपमेंट किसी भी शासन की बिना सहयोग के नहीं हो सकता है। 1976 में जब नोएडा का गठन हुआ था, तो उस समय ये पहली बार इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत, यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट 1976 के तहत नोएडा प्राधिकरण का गठन हुआ, और मेरे ख्याल से देश में पहला प्राधिकरण था जो इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप करने के लिए हुआ। और एनसीआर में आप देखेंगे तो जितने पुराने शहर हैं, चाहे वो गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, जितने भी हैं, वो पुराने शहर हैं और उन्हीं में इंडस्ट्री बसी है। लेकिन नोएडा अकेला ऐसा शहर था जो 1976 में खाली खेतों पर बसाया गया। और नोएडा का उस समय जो डेवलपमेंट था वो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत हुआ, जिसमें इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी गई और साथ में इंडस्ट्री में रहने वाले वर्कर्स और उसमें काम करने वाले या इंडस्ट्री चलाने वाले, उन सबके लिए आवासीय व्यवस्था की बात हुई थी। और उसी के तहत ये भी हुआ था कि जिन किसानों की जमीन जाएगी, उस दौर में बात कर रहा हूं, उस जमाने में उन किसानों के पुनर्वास के लिए उनकी नौकरी का प्रावधान किया गया, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। धीरे धीरे ये एक मॉडल बन गया और नोएडा की तर्ज पर 1991 में ग्रेटर नोएडा बना। क्योंकि नोएडा नाम फेमस हो गया था, तो धीरे धीरे उसी नाम को लेकर ग्रेटर नोएडा बना। और अब जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा गया है, वो उसी नोएडा की ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि नोएडा की को अब 45-46 साल होने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से नोएडा की जो ब्रांड वैल्यू बनी, उसी का फायदा ग्रेटर नोएडा को मिला और उसी का फायदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने जा रहा है। और इसी वजह से पूरे दुनिया में नोएडा एक उस तरह का शहर बन गया है जिसको हम, जैसे अब आईटी हब, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये आईटी हब के रूप में है और अब डाटा सेंटर के रूप में ये डेवलप होने जा रहा है, जिसमें देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी बात, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी, ये निवेश का ऐसा सेंटर हो गया, शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान में इतना बड़ा एरिया कहीं पर भी निवेश के लिए होगा। और एक अभी नया जो न्यू नोएडा बनने जा रहा है, वो भी आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा व्यापक दायरे के रूप में होगा। और वो इस क्षेत्र को इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन करने में मदद करेगा और देश की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, कह सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास की धुरी बन चुके हैं यूपी के लिए? निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मिथक टूटा है कि पहले एक मिथक हुआ करता था कि यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री अगर आए दौरे पे तो वहां पर उसकी कुर्सी नहीं बचती थी। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने इस मिथक को तोड़ा और नोएडा वो आते हैं और कितनी परियोजनाओं की घोषणा होती है। और निश्चित बात है, नोएडा के लिए इस समय जो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों का ध्यान नोएडा की तरफ केंद्रित है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अरुषि हत्याकांड जो हुआ या निथारी कांड जो हुआ, उससे छवि काफी नोएडा की खराब हुई थी, लेकिन वो एक दौर था। अब ये नया दौर है, जब हम लोग न्यू इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, स्वदेशी को अपनाने की बात करते हैं, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की बात करते हैं। और बड़ी जरूरी बात कि जब लाल किले की पवित्र प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों से, उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां पर उनसे प्रेरणा लेते हुए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला था उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो इन्वेस्टर समिट होते हैं या सरकार की जो नीतियां हैं,
क्योंकि अगर पिछली सरकारों की बात करें तो बोला जाता था नीतियों के मामले में लकवा मार गया, पॉलिसी पैरालिसिस। लेकिन यहाँ पर पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो ये अगर हमने हिंदुस्तान को एक महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत बहुत अहम होगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना पड़ेगा। अभी सफर लंबा है, क्योंकि देखिए अगर हम राज्य चुनावों की बातें करते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, वहां पर वो जमाना निकल गया जब महज एक केंद्र आपका ध्यान केंद्रित होता था सड़क, बिजली, पानी पर। अब लोगों की 21वीं सदी की आवाम है, लोगों की उम्मीदें 7वें आसमान पर है। वो भली भांति समझती है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ पर सरकार का दायित्व और बढ़ जाता है, उनसे अपेक्षा और बढ़ जाती है कि वो नए विश्वविद्यालय लेके आए, एम्स लेके आए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स बने और एयरपोर्ट बने। तो ये बातें अब जनता को विकास दिख रहा है। रेखा शर्मा जी, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया का हम जिक्र करते हैं, ख्वाब भी देखते हैं। आपको लगता है कि उस ओर कदम बढ़ चुके हैं और उसकी धुरी यूपी भी है? क्योंकि यूपी के सीएम का ये लगातार प्रयास है कि 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, जो कि अभी यूपी की 20 लाख करोड़ के आसपास है। आपको लगता है ये संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं में ग्रेटर नोएडा और नोएडा को आप कैसे देख रही हैं? नमस्ते। देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही अलग तरीके से इसको जज कर रही हूँ। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ हों। कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, इन दोनों का बिजनेस में बहुत बड़ा एक रोल होता है, और इन ना केवल इन पर काम किया जा रहा है, बल्कि उन सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया जा रहा है जिससे कि बिजनेस को बढ़ाया जा सके, उत्तर प्रदेश को एक बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया जा सके। खास तौर से ग्रेटर नोएडा और नोएडा, यहाँ ये जो जेवर एयरपोर्ट को हम विकसित किया जा रहा है, वो देश का, मेरे ख्याल से देश का क्या, विश्व का एक ऐसा स्थान होने वाला है जहाँ पर कि निवेश के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को कमेटी को देखती हूँ, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की, और मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत सबको पहुँचाना चाहती हूँ इस बात को कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया जा रहा है, विदेशों से इन्वेस्टर्स का इतने सारे इंक्वायरीज आते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास के लैंड के लिए या वहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड के लिए किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए वो सब यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं बड़े श्योर होकर कह सकती हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में, और ये जो इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है फरवरी में, वो एक इस प्रदेश के लिए आने वाले समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरिया बनने वाला है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को और यूपी सीडा के उन सारी स्कीम्स को, जिसमें कि उन्होंने न केवल व्यवसायियों के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए एक माहौल बनाया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आकर इन्वेस्ट करने के लिए। विनोद शर्मा जी, जैसा कि रेखा शर्मा जी कह रही है, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक किसी भी प्रदेश में चाहिए, और इसी पर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है योगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात जो कही है वो एकदम, हम अगर अपने आसपास देखें, अगर आज से मतलब 3 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले, ये जो मेरठ जाना कितना भारी भरकम मुश्किल भरा रास्ता होता था, अब हम मेरठ जा रहे हैं तो मुश्किल से 50 मिनट 60 मिनट लगते हैं, हम मेरठ पहुंच जाते हैं। और अगर मेरठ का आदमी जिसको जेवर एयरपोर्ट जाना होगा, वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से होता हुआ सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकता है। तो हमारे चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके साथ साथ जो और भी मेट्रो की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, रैपिड मेट्रो है, इसके बारे में। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है बोडाकी के पास, जिसमें इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के साथ साथ हमारा पोर्ट में पहुंचाने के लिए व्यवस्था होगी सीधे सीधे। तो ये एक ऐसा एरिया बनने जा रहा है जिसमें
सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन आदमी को उपलब्ध होगी। जो भी इंडस्ट्री लगेगी सबसे पहले वो ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, और वो इसलिए हो सकती है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर बेस्ट होगा तो उसको सस्ते में विदेश में कुछ भी सामान भेजने की सुविधा जो होगी वो बहुत ही मतलब एक अच्छा वो होगा। तो ऐसा माहौल तैयार किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अगर हम 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और आने वाले दिनों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान किया गया है, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइस पार्क हो, उसके अलावा एक इनका जो एमएसएमई का है, इन सबको जो इस तरह के स्पॉट डेवलप किए जा रहे हैं तो वो एक अट्रैक्शन होगा। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा उनके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार होगा। लेकिन इसके साथ साथ में एक सुझाव, क्योंकि एक चर्चा है और आपका चैनल देश भर में एक मैसेज देगा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नोएडा, ग्रेट नोएडा में जिस तरह इंडस्ट्री बनी, वहां के जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके आवास की व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से नियोजित किया जाए। क्योंकि कोई भी स्थायी रूप से अगर इन्वेस्टर आ रहा है तो उसकी जो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसके वर्कर कहाँ रहें। आज की डेट में हम अगर एक बात करें कि नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना, तीनों में बिल्डर्स को सारा कुछ आवासीय व्यवस्था का जिम्मा दिया हुआ है, और कोई भी बिल्डर 40 लाख से कम का कोई फ्लैट नहीं बनाता है। आम आदमी के लिहाज से ऐसा इंटीग्रेटेड हाउसिंग का प्रोजेक्ट बने ताकि उनके जो वर्कर्स है, जो चाहे वो टेक्निक है या नॉन टेक्निक है या हेल्पिंग हैंड है, जो हमारे घरों के आसपास काम करते हैं, उनकी जरूरत को भी ध्यान में रखते हुए आवास व्यवस्था का प्रावधान किया जाए, चाहे नोएडा हो, ग्रेट नोएडा हो, यमुना में हो। बिल्कुल जी। विपिन शर्मा जी, जैसा कि विनोद शर्मा जी भी कह रहे हैं, और एक जो आंकड़ा बताता है कि अगर फिलहाल यूपी का जो जीएसडीपी है वो 280 बिलियन डॉलर है, 1 ट्रिलियन तक करने के लिए तकरीबन 3.6 गुना का इजाफा चाहिए। ये एक चुनौती भी है और कठिनाई भी है। इसे आप कैसे देख रहे हैं, और जिन चुनौतियों का जिक्र विनोद शर्मा जी कर रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखूंगा जो विनोद जी ने बात बोली, और साथ में एक बात जोड़ूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर अब हिंदुस्तान 5वें नंबर पे आ गया अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जब हम बात करते हैं तो हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर चुनौतियां बेशुमार हैं, इसमें किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चुनौतियां जो कबूल करे आप उसी को बाजीगर समझ मानेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, केंद्र के सहयोग से क्या ये चुनौतियां थोड़ी आसान लगती हैं? निश्चित बात है, डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ पर पूरा सहयोग उनको केंद्र सरकार से मिलता है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं होती वहां पर कई योजनाएं हैं, उनको हरी झंडी नहीं मिलती या कुछ बाधा आती है, बीच में रोड ब्लॉक्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक रफ्तार जो जिसकी उम्मीद लगाते हैं कि रफ्तार तेज होगी, जितनी परियोजनाएं जिनका लोकार्पण हुआ है या जिनकी घोषणा हुई है तो उनको वो अंजाम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा, कोई विलंब नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, स्टार्टअप एक इकोसिस्टम बना है, और सबसे बड़ी बात है एमएसएमई पार्क्स आ रहे हैं, मल्टी नोडल जो लॉजिस्टिक्स पार्क्स आ रहे हैं, टॉय पार्क्स। तो ये ऐसी कई योजनाएं जिससे कई तरह के रोजगार मिलेंगे लोगों को, डायरेक्ट रोजगार मिलेंगे, इनडायरेक्ट रोजगार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं। एक बात समझनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो चाहते हैं कि नोएडा खास तौर पे एक सबसे बड़ी प्लान्ड सिटी बने, शहर बने। तो वो उसकी तरफ कदम पूरे बढ़ चुके हैं, और जो योजनाएं आ रही हैं, आप एयरपोर्ट की बात करें, कई तरह के जो यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर पहले के मुकाबले आज जो आप बात करते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं अपने संबोधन में। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर वो अमल उस पे हो रहा है। यहाँ पर आप अगर ईज ऑफ लिविंग की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स माफिया और या करप्शन, जो तो ये भ्रष्टाचार की जो आपको पहले जो चीज किस्से सामने आते थे, तो वो अब उस पे नकेल कसी गई है। और यहाँ पर सब लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक टफ टास्क मास्टर है। तो यहाँ पर वही अच्छी एक नजीर पेश हो रही है। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उन पे अमल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश का एक अहम उनकी भूमिका होगी, क्योंकि अगर हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, और सबसे बड़ी बात इस चर्चा में बोलूंगा, चेक्सिट। हम लोग बड़े वर्षों से बात कर रहे हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। हम चेक्सिट की क्यों नहीं बातें करते यहाँ पर? क्योंकि अगर हम चेक्सिट की बात करें, चेक्सिट का मायने
बड़े बड़े जो मुल्क है विश्व के, वो चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि कोरोना काल के बाद खास तौर पे यहाँ पर पहले तो ये सिर्फ एक ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि ये कोई गैर रासायनिक युद्ध है, लेकिन वो बात पुख्ता है कि वुहान शहर से जो वायरस निकला, कैसे उसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया। सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, किसी ने सपने में सोचा था नहीं। और यहाँ पर जो हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान करा है, तो वो अपने आप में अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है, जिसका श्रेय सारे वैज्ञानिकों को भी जाता है और देशवासियों को जाता है। पूरे देशवासियों ने तप करा। तो यहाँ पर अब हमने अपने देशवासियों ने भी ठान लिया, और उत्तर प्रदेश एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। और नोएडा का, क्योंकि केंद्र का भी ध्यान नोएडा की तरफ है और राज्य सरकार का भी ध्यान नोएडा की तरफ है, तो निस्संदेह एक नई सुबह का आगाज होगा। बिल्कुल नई सुबह का आगाज होगा और शुरुआत हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। रेखा शर्मा जी, 2047 तक लक्ष्य है हमारे देश का, प्रधानमंत्री का, मोदी सरकार का, कि जो देश है वो पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा। जो हमारी इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन होगी, और उसी कड़ी में यूपी की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बहुत तरह के हम देख रहे हैं, हब्स बन रहे हैं, लेकिन जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका सही समय पर वो पूरा हो, वित्तीय अनुशासन हो प्रदेश में, और साथ ही जो फिजूल खर्ची है उस पर अंकुश नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, तभी कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का समग्र और कुशल विकास होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए, और इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन कल से ही 2 नवंबर से 4 नवंबर तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्थान जो है IGP, वहाँ पर एक फूड एक्सपो का आयोजन करने जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करने वाले हैं, और उप मुख्यमंत्री श्री कैशव मौर्य जी भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। इस जो एक्सपो किया जा रहा है, इस एक्सपो का सीधे उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साइज़ को बढ़ाना है, ताकि, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रदेश है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत स्कोप है। उसको कैसे किया जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी ने मंत्री जी के साथ मुलाकात करी और उनको अपनी इच्छा बताई कि हम ये हर साल करते हैं और इस साल हम चाहते हैं कि आपका भी सहयोग मिले, और बड़े ही पॉजिटिवली प्रदेश सरकार ने उसमें साथ दिया, और दोनों ही मिलकर अब इस आयोजन का कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पूरे 62 चैप्टर से तकरीबन 110 स्टॉल्स लगाई जा रही हैं फूड प्रोसेसिंग की, और बहुत सारे सेमिनार किए जा रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, ताकि इसमें फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या स्कोप है और इसको कैसे बढ़ाया जाए। सरकार और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ इस 3 दिवसीय आयोजन में आए और इसमें अपना सहयोग दें, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है उसको सफल बनाया जाए। शर्मा जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें। रेखा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, तो वहां से मैं प्रेरणा लेते हुए एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो यहाँ पर नया एक नारा देना चाहिए कि प्रोड्यूस इन इंडिया, कि यहाँ पर हम लोग जो बाहर की तरफ रुख करते थे, देखिए उत्पादन यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में होगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपने अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है तो ये इसी की तरफ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, आपको इनोवेटिव कदम उठाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि क्या क्या जो अगर बाधा आ रही है किसी तरह की तो कैसे दूर करा जाए। इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पर एक नई चीज का आगाज हुआ है, स्पोर्ट्स डाइट स्कॉलरशिप लॉन्च हुई है हमारे देश में पहली बारी, कि ताकि ये देखते हुए कि और क्योंकि कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन अगर है, हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, तो यहाँ पर जितने ओलंपिक्स में बड़े जो खेलकूद के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर हम लोग और ज्यादा पदक लेके आए, तो वहां के लिए एक स्पोर्ट्स डाइट स्कॉलरशिप का आगाज हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ऐसी अगर हम इनोवेटिव कदम उठाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग उस दौर को दोबारा लेके आ सकते हैं जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इनोवेशंस विनोद शर्मा जी तभी आती हैं जब आत्मबल हो, आपके अंदर आत्म सुरक्षा का भाव हो, और जब इंडस्ट्रीज को ये लगेगा, जब जनता को ये लगेगा कि सरकार
का फोकस है विकास की तरफ और निष्पक्ष है सरकार, तो क्यों नहीं इनोवेशंस और इनोवेटिव जो इंडस्ट्रीज हैं वो आगे बढ़ेंगी? नहीं, बिल्कुल आपने बात सही कही है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हो रहा है जो मॉडर्न क्षेत्र होगा, जिसमें आने वाली इंडस्ट्री हमारे देश की इकोनॉमी को, अन्य शहरों को प्रेरित भी करेगी। आप देखिए, अलग अलग तरीके से उत्तर भारत में अभी तक कोई फिल्म सिटी नहीं है, और पहली फिल्म सिटी इसी एरिया में बनने वाली है। वो फिल्म सिटी में आज की डेट में जो जिस तरह की स्थिति है, और दुनिया में हॉलीवुड से जो कंपटीशन होता है, वो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। ऐसा ही अब जैसे एमआरओ सेंटर है, एमआरओ सेंटर अभी तक सिंगापुर में, हमारे देश के, दुनिया के जो जो जहाज हैं उनकी ज्यादातर रिपेयर सिंगापुर में होती थी। जब यहाँ एयरपोर्ट के पास एमआरओ सेंटर बनेगा तो दुनिया भर के सारे एरोप्लेन वगैरह मरम्मत के लिए यहीं आएंगे। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर में कितना काम हो रहा है, डिफेंस एरिया में कितना काम हो रहा है। बिल्कुल। तो एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके इस चैनल के जरिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी सरकार की नजर में कम है। जैसे अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले अमित शाह जी ने पलवल से लेकर और उधर सोनीपत तक एक रेलवे आर्बिटर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। क्यों नहीं पलवल से लेकर इधर मेरठ तक ऐसा ही एक पैरेलल उत्तर प्रदेश में भी हो। दूसरा, जब फरीदाबाद से गुड़गांव को मेट्रो से कनेक्ट किया जा सकता है, तो फरीदाबाद को नोएडा और गाजियाबाद से क्यों नहीं कनेक्ट किया जा सकता डायरेक्ट? तो ये हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करेगा। आज नोएडा, ग्रेट नोएडा में बसों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत कमजोर है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसलिए जरूरी है कि जब आने वाले दिनों में जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो जो हमारी चैलेंजेस हैं उनकी तैयारी को लेकर अभी से ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही पॉइंट विपिन शर्मा जी। मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा। देखिए, एक तो बात तय है कि यहाँ पर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रेखा जी ने भी उस बात का जिक्र करा, तो कनेक्टिविटी होल्ड्स द की। अगर आपने हिंदुस्तान को समृद्ध मुल्क बनाना है तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी की तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, 7 सिस्टर स्टेट्स जो बोलते हैं, और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम जो है, कुल मिला के 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी एक समस्या है। तो अगर हमने इंटीग्रेट करना है, न्यू इंडिया बनाना है, तो और राष्ट्र निर्माण की हम लोग बात करते हैं हर एक मंच पर, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इनोवेटिव कदम भी उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात, तालमेल बिठाना पड़ेगा। और जो एक धारणा, हम लोग मिथक हो गए, धारणा होगी, परसेप्शन है हिंदुस्तान के बारे में, कुछ अच्छी बातें अगर देश में हो रही तो उसमें भी नेगेटिविटी लाना जो है वो छोड़ना होगा रेखा शर्मा जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से लेकर औद्योगिक हब बनने से फायदा किसका है? हमारे युवाओं को है। देखिए, हम अनडाउटेडली हमारे युवाओं को हम अपने पास ही रिटेन कर पाए, उसके लिए हमें बहुत सारे उद्योगों को लाना पड़ेगा। और प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि किस तरह से ज़्यादा उद्योगों को यहाँ लेकर आया जा सके। मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आने वाली जो इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है फरवरी में, उसमें प्रदेश सरकार को और यूपी सीडा को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्यों ना जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के देशों से हम बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स बुलाते हैं, उनका ज़िम्मा लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया जाए, क्योंकि हमारे मेंबर्स हैं, हमारे 10,000 मेंबर्स में से तकरीबन 2,000 मेंबर्स जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप ही उन लोगों को जो आपसे इंपोर्ट करते हैं उनको यहाँ पर अपने साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए बुलाएं। तो चाहे वो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, चाहे उद्योग भारती हैं, वो अपने मेंबर्स के थ्रू उन इन्वेस्टर्स को फोकस कर सकते हैं और उनको इस इन्वेस्टमेंट समिट में बुला सकते हैं। तो प्रदेश सरकार को मेरा ये सुझाव है कि आने वाली इस इन्वेस्टमेंट समिट के समय लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टेड ऑफ दूर बैठे हुए लोगों से बात करने की जगह लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत करके उनके सहयोग से इन्वेस्टमेंट समिट में देखिए, मैं बार बार इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा काम ही इंटरनेशनल अफेयर्स है और पिछले 28 सालों से मैं केवल निवेश के लिए ही काम करती रही हूँ, भारत में निवेश के लिए ही काम करती रही हूँ। सरकार भी इसीलिए काम कर रही है। जिक्र भी सीएम ने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट हब है नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये तो जी। सरकार का भी लक्ष्य यही है। विनोद शर्मा जी, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा लेदर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, एमएसएमई पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न जाने क्या क्या है अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। गुरुग्राम, जिसको हम साइबर सिटी कहते थे या हाईटेक सिटी कहते हैं, उसके मुकाबले आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा को कैसे देख रहे हैं और भविष्य में कितनी संभावनाएं और भी ज्यादा आपको नजर आती हैं? देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नोएडा और ग्रेट नोएडा, आज ग्रेट नोएडा में गंगा जल की सप्लाई शुरू हुई, नोएडा में भी गंगा जल की सप्लाई शुरू हो चुकी है, पहले से ही है वो। तो नोएडा ग्रेट नोएडा दोनों में पीने के पानी की बेस्ट व्यवस्था है। एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो अगर हम तुलना गुड़गांव से करें तो नोएडा ग्रेट नोएडा में एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कम से कम 5-6 हैं। तो आज की डेट में चूंकि हर एक आदमी जो रहना चाहता है उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जिम्स है, जितने बढ़िया हॉस्पिटल है, हाईटेक। तो जो स्वास्थ्य, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का, जो चीजें हमें चाहिए किसी भी लाइफ को, किसी भी अच्छे उसको ले, अगर गुड़गांव से अपेक्षा करें तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने भी इस बारे में जिक्र किया है कि आने वाले दिनों में अगर गुरुगांव में कोई संकट होगा तो पानी का होगा, क्योंकि वहां पर कोई नदी नहीं है और वाटर लेवल गिर रहा है। लेकिन नोएडा, ग्रेट नोएडा इतने भाग्यशाली है, यहाँ पर हिंडन भी है, यमुना भी है, गंगा का भी पानी है और पानी की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होती जा रही है लगातार। तो ये हमारे यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं भी कोई भी दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वहां पे ये मूलभूत जरूरत है हर इंसान की कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सुरक्षा और व्यवस्था। हमारे यहाँ जब से कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई है गौतम बुद्ध नगर में, तब से बेहतरीन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है जो किसी भी महानगर के लिए बहुत जरूरी होती है। और किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये गारंटी होती है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका वो क्षेत्र कितना सेफ है, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्रदेश में जिस तरह का राज्य चल रहा है, जिस तरह योगी सरकार चल रही है और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं योजनाओं पर, वो बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं ज्यादा है, खास तौर पर एनसीआर में, और वो भी नोएडा, ग्रेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। विपिन शर्मा जी, आपकी नजर में लॉ एंड ऑर्डर आप कैसे देख रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों बातें मैं बोलूंगा। देखिए, मैंने बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक टफ टास्क मास्टर हैं, तो एक उनकी अगर पुलिस की बात करें तो सिंघम छवि बनाने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर पहले के मुकाबले, क्योंकि हमेशा आप एक तुलनात्मक तरीके से ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था बढ़िया है। और अगर हम दंगे फसादों की बात करें तो वहां पर उस पर नकेल कसी गई है। इसमें तो हर कोई मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा यहाँ पर कि पहले जो आंकड़े थे और अभी आप हाल फिलहाल की बात करें, कुछ वर्षों की बात करें, तो यहाँ पर बहुत हद तक स्थिति अब जो है पहले से बेहतर है और लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं कि बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया वो एक उत्तर भारत जो है वो सबसे आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर नोएडा खास तौर पे उत्तर प्रदेश एक बहुत अहम भूमिका में आगे आ सकता है और आ भी रहा है यहाँ पर। और हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री हर एक मंच से बात बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये प्रयास जो शब्द है इसके बड़े मायने हैं। बिल्कुल, कि हर एक देशवासी को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, अपना दायित्व समझना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए तो हम सड़कों पे निकल जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर अपना दायित्व क्या है उसको समझना पड़ेगा। और एक और बात, नई बात जो हुई है कि हम लोग जय जवान जय किसान की बात करते हैं, हम साथ में बोले जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो यहाँ पर और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे को समझना पड़ेगा कि इनोवेशंस की बात करें, R&D अच्छे हम लोग करें, और ताकि हम लोग अपने देश को जल्दी से एक महाशक्ति बना पाए। दायित्व की बात आपने की। रेखा शर्मा जी, लास्ट कमेंट, क्योंकि समय बहुत कम है, बतौर चेयरपर्सन IIA आप कैसे दायित्वों को देख रही हैं और कैसे सरकार के प्रयासों को देख रही हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के 3 T दिए हैं, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, और उत्तर प्रदेश सरकार इन तीनों को आत्मसात करके आगे बढ़ रही है। तो मैं विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हूँ, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के सारे लोग भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी और सारी व्यापारिक संस्थाएं जो हैं
वो मुख्यमंत्री जी के साथ जी। कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं और डेफिनेटली हमने जो टारगेट लिया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, निश्चित ही। वो हम जरूर से जरूर उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप तीनों का जुड़ने के लिए। विपिन शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, रेखा शर्मा जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। योगी सरकार है जो कि बयार लगातार विकास की बहा रही है। केंद्र सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। इन शहरों ने दिल्ली का बोझ भी कम किया, ये भी तय है, और उद्योग रोजगार के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इनके विकास की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन इस ओर सरकार लगातार ध्यान दे रही है और ध्यान देना होगा। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के स्तर पर भी सक्रियता और बढ़ाने की जरूरत है। इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।